गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था, अभी हमारा जो रिसेंट टॉपिक चल रहा था, विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उसमें हमने अक्षीय स्थिति निकाल ली थी। ठीक है, अब निकालेंगे हम निरक्षीय स्थिति। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दिशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो जब सदिश राशि आएगी तो उसी हिसाब से हम दिशा भी लेंगे और दिशा के आधार पर ही उनका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं निरक्षीय स्थिति। तो मैं मान के चलता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास एक डायपोल है। डायपोल समझते हैं ना, दो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों से बना हुआ निकाय जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, क्या कहलाता है, विद्युत ध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। ठीक है, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसका पॉइंट ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। यहाँ पे मैंने प्लस क्यू आवेश ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, माइनस क्यू आवेश ले लिया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ले ली, 2d। ठीक है, ये ले लेते, इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने ये ओ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है d और यहाँ से यहाँ तक क्या है d। अब चाहे नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो, मैं एक बिंदु यहाँ पे ले रहा हूँ P, जिस पर मुझे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं इसके कारण भी इसमें विद्युत क्षेत्र निकालूंगा और माइनस क्यू के कारण भी इसमें क्या निकालूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। तो ये है आपका बिंदु P। ठीक है, मैं मिलाता हूं, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर किस डायरेक्शन में जाएगी, बाहर की ओर जाएगी, और माइनस क्यू के कारण कहां आएगी, ये। तो इसको मैं E1 मान लेता हूं, इसको मैं E2 मान लेता हूं। ठीक है, तो ये अंदर की ओर आ जाएगी, ये आपके कहां चला जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा। और एक मैं इसको इसके मिड पॉइंट से मिला देता हूं, ये वाला। ठीक है, मान लो कि ये कोण थीटा है, ये भी क्या है, थीटा है। ठीक है, ये दोनों से क्या है, बराबर। तो ये यहां से बिंदु O से इसकी दूरी क्या है, r है। ठीक, क्योंकि सारी दूरी हम कहां से ले रहे हैं, पिछले वाले अक्षीय स्थिति में भी हमने देखा है कि जो भी दूरी ली गई है वो मध्य बिंदु से ली गई है। ठीक है, तो मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है। ठीक, और एक ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर जाएगी, और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर आ जाएगी। ठीक है, लिखा क्या जा सकता है कि AB एक डायपोल है जिसके बीच की दूरी 2d है, वो इसका मध्य बिंदु है, और इसकी निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिस पर करो क्या निकाले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको लिख लिया, E1 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर R स्क्वायर, R यानी कि AB। ठीक है, AB स्क्वायर कितना होगा, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आपकी, ये है d, और ये कितनी है, r। तो ये हो जाएगा वर्गमूल r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो यानी कि E1 को क्या लिख सकता हूं मैं, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर, ये हो जाएगा वर्गमूल r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ओवर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्लियर हो गया, डायरेक्शन क्या होगी, AP डायरेक्शन में चला जाएगा ये आपका बाहर की ओर। ठीक है, ऐसे किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण। ठीक है, माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, कितना हो जाएगा, E2 1/4
4πε0 Q ओवर Vp स्क्वायर। ठीक है, Q ओवर Vp स्क्वायर हो जाएगा वो आपका। वैल्यू रख दो, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देता हूं मैं और इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, Vp कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना है d है, तो ये भी कितना हो जाएगा वर्गमूल r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 ओवर 4πε0 Q ओवर वर्गमूल r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि E2 इक्वल टू 1 ओवर 4πε0 Q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर किस डायरेक्शन में आ जाएगा, P D डायरेक्शन में आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये आपके आ गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जरा मैं गौर से देखूं तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग है। दोनों एक दूसरे से किसी न किसी कोण पर क्या है, अलग होते हैं, कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई दो वेक्टर किसी कोण पर एक दूसरे से झुके होते हैं तो उनका परिणामी कहा जाएगा, चतुर्भुज वाला नियम लगा देंगे या इसको दो भागों में क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। मैं क्या करूंगा, ये जो इसका बेस है ए बी, इसके समांतर एक रेखा इस तरीके से खींचूंगा। ठीक है, इस ए बी के समांतर एक रेखा मैंने इस तरीके से खींच ली। ठीक है, तो ये दोनों समांतर है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिणामी आपका आ जाएगा। अब इसको दो डायरेक्शन में तोड़ते हैं ई को, तो ये आ जाएगा E1 cos थीटा और ये आ जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है, ऐसे E2 को तोड़ो तो E2 क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा और यहां पर आ जाएगा E2 sin थीटा। क्लियर हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं, वर्गमूल r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को। तो नीचे वाला कंपोनेंट तो E2 sin थीटा आ जाएगा और ऊपर वाला कंपोनेंट आ जाएगा E1 sin थीटा। ये आ जाएगा आपका E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इस फिगर को गौर से देखूं, मैं देखो E2 और E1 को समीकरण 1 और 2 से देखी जाए, 1 ओवर 4πε0 Q ओवर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और E1 की वैल्यू क्या है, 1 ओवर 4πε0 Q ओवर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, E1 और E2 की वैल्यू तो क्या हो गई, बराबर हो गई। थीटा भी क्या है, दोनों का बराबर हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो दो फोर्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो ये वाला फैक्टर जो E1 sin थीटा है वो इस E2 sin थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो परिणामी तीव्रता किसके कारण आएगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि E1 और E2 को उसके घटकों में हमने तोड़ दिया। दो घटक बने, एक तो समांतर घटक बना, E1 का समांतर घटक क्या बना, E1 cos थीटा, और पैरेलल घटक, वो सॉरी वर्टिकल घटक क्या बना, परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसको, लंबवत घटक E1 sin थीटा। E2 को भी हमने उसके कंपोनेंट में तोड़ा, दो भागों में विभक्त किया, एक बना E2 cos थीटा, दूसरा बना E2 sin थीटा। E1 और E2 की वैल्यू क्या है, बराबर है, थीटा भी क्या है, बराबर है। तो दोनों फोर्स क्या है, विपरीत दिशा में। फोर्स मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में है, तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल करने के बाद हमारे पास दो घटक जो है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे हमको। तो ये दोनों मिलकर बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता को बनाएंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे इसको कि समांतर घटक एक दूसरे को, सॉरी लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल समांतर घटक के कारण ही उत्पन्न होगी। ठीक है, तो P पर ये लिख देता हूं मैं, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को
निरस्त कर देंगे। ठीक है, ठीक है। इसलिए P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा, कौन कौन से घटक आएंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, E1 की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4πε0 कितना आ जाएगा, Q ओवर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर cos थीटा। ये बराबर है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो कितना बन गया हमारे पास, देखो E = 1/4πε0 2Q ओवर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर cos थीटा। अब इस cos थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, मैं समीकरण नंबर 3 लिख लेता हूं। ठीक, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए, TAO ले लो, ठीक है, या आप ले लो कौन सा TOD PBO, कुछ भी ले लो। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि इसके लंबवत पर है। तो समकोण त्रिभुज PAO में cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब लंब बटे कर्ण बोला, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, D है, और कर्ण क्या है, वर्गमूल R स्क्वायर प्लस, चलो पहले वैसे लिख देता हूं AP, तो D बटे R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का वर्गमूल, ये वैल्यू है ना, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, वैल्यू वहां पर रख दो। इसलिए E = 1/4πε0 2Q बटे R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D ओवर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, वर्गमूल को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 घात लिख सकता हूं। ठीक है, कितनी घात लिख सकता हूं, 1/2 घात, तो कितना आ जाएगा 1/4πε0। और जरा इसको भी एडजस्ट कर देते हैं इन दोनों को, तो मैं इसको लिखता हूं Q × 2D, 2 इसके साथ लिख दिया, और एक घात ये है, आधी घात ये है, तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर 3/2। आगे बात समझ में, ये क्या बना, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसको क्या लिख सकता हूं, E = 1/4πε0 P बटे R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, जहां फिर से वही P बराबर Q गुणा गया 2D, क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण है, द्विध्रुव का आघूर्ण। क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ी सी एक कंडीशन लगा लेते हैं इसमें। कंडीशन क्या लगेगी, यदि क्या होता है, D मच लेस देन R, तो D स्क्वायर छोड़ देते हैं, D स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, D स्क्वायर को छोड़ने पर E कितना हो जाएगा, 1/4πε0 P ओवर R स्क्वायर की पावर 3/2। ये बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, E = 1/4πε0 कितना आ जाएगा, P बटे R की घात 3। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ये आपका डायपोल हो गया है। अब देखते हैं कि अगला हमारा क्या होगा। ठीक है, ठीक है, चलो जी।